हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख में 24 सितंबर को जो 3 आईपीओ ओपन हुए हैं, उनमें से जो तीसरा आईपीओ बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का आईपीओ, 2 का तो मैं रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूं, ई पैक और जैन मतलब रिसाइकलिंग का, इनका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। अब ये तीसरा आईपीओ बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, तो इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग इनका अंदाजा होगा। फिर कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ की डिमांड क्यों नहीं बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, तभी लगभग देखें तो ना के बराबर डिमांड है, पर आज हल्की सी एक डिमांड आई है, 2 से 3% के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं, मतलब बहुत ही कम डिमांड कह सकते हैं इसकी। बाकी इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई, क्योंकि देखिए ज़्यादातर पोर्शन इन्होंने रिटेलर्स को दिया है। अभी आपको आगे बताता हूँ डिमांड वगैरह क्यों नहीं आ रही है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। कंपनी जो 1994 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 31 मतलब 31 ईयर्स हो गए हैं अपने इस सेक्टर के अंदर। दोस्तों, इस कंपनी का अगर काम देखें तो ज़्यादातर ट्रेडिंग का, मतलब दूसरे किसी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी जैसे टाटा वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा ट्रैक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को क्या करती है, ये सेल करती है। ये जनरली इसका काम है। ये पीवीसी पाइप्स और जो ये शीट आती है, मतलब लोहे की शीटें आती है, पत्रा जिसको बोलते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है खुद ही। पीवीसी पाइप, प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है, और वो शीट्स वो मैन्युफैक्चर करती है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप भी आपको बताता हूँ आगे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आप मतलब समझते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट सेल करती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने का काम करती है। जैसे टाटा की ज़्यादातर टाटा प्रवेश के दरवाजे आते हैं, टीएमटी बार मतलब सरिया आता है टाटा का, उसके अलावा स्टील के पाइप्स आते हैं टाटा के, टाटा की शीट्स आती है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सामान आते हैं, मतलब ये गैंती फावड़ा ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ से इसका जो लगभग जो रेवेन्यू जनरेट होता है 98% के आसपास का, मतलब ये प्रोडक्ट सेलिंग करके ही ज़्यादातर पैसे कमाती है। और ट्रैक्टर वगैरह के जो पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स सेल करते हैं, वहाँ से सिर्फ आधा % का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, पीवीसी पाइप्स और वो पतरे मैन्युफैक्चर करती है, वहाँ से सिर्फ 0.2% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। और कुछ ही कंपनी फैब्रिकेशन वाला भी काम करती है। फैब्रिकेशन जैसे ई पैक प्रीफैब कैसी कंपनी है, वो मतलब स्टील के स्ट्रक्चर बनाती है, उस टाइप का भी काम करती है, वहाँ से सिर्फ 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी ज़्यादातर जो काम है ट्रेडिंग का काम है इसका। सरिया वगैरह, जो टाटा के सरिया आते हैं, टाटा के दरवाजे आते हैं, टाटा के पाइप्स आते हैं, वो सब सेल करती है। मेन चीज़ समझ में आ गई आपको। और इसकी ज़्यादातर सेलिंग बिहार के अंदर है, और भी स्टेट्स वगैरह के अंदर है। बड़ा होलसेलर आप इसको कह सकते हैं। ये सेक्टर मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। देखिए, जनरली आप छोटे मोटे प्लेयर्स भी देख सकते हैं, मतलब ये सरिया सेल करने वाले, किसी की भी एजेंसी लेकर सेल करने का कोई बढ़िया सेक्टर नहीं है। मतलब क्या इसमें सेक्टर होना है, मतलब कुछ विशेष कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं लगा ये। जैसे मैं भी कल किसी की एजेंसी ले लूँ, मेरे थोड़ी एजेंसी बड़ी हो जाए, फिर मैं भी कल आईपीओ लेके आ जाऊँ, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। कुछ नयापन हो तो चीज़ है कि भाई मैं ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, आज मैंने कुछ ये नई चीज़ लगाई है, गवर्नमेंट भी मेरा सपोर्ट कर रही है, मैं रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ कर रहा हूँ, नया स्टार्टअप है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। फिर दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जानते हैं। 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। भाई देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं करी तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो अच्छे हों, वो भी देख लेते हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर उतार चढ़ाव है, मतलब रेवेन्यू स्थिर है, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, मतलब कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ये बड़ा नेगेटिव है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी उतार चढ़ाव है। 32 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर वापस 32 करोड़, तो विशेष आप कुछ नहीं है। एबिटा के अंदर ग्रोथ है। नेटवर्थ इसकी कम हुई है, ये नेगेटिव है। और बोरोइंग्स, उधारी इसके ऊपर बढ़ी है, ये भी बड़ा नेगेटिव है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आप एक दुकान चला रहे हो, होलसेलर हो, और आपके ऊपर इक्विटी से ज़्यादा डबल उधारी है, तो मतलब ये क्या बात हुई। एक तो सेक्टर इतना अट्रैक्टिव नहीं, दूसरा फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर है, और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है, ये भी बड़ा नेगेटिव है। तो फाइनेंशियली काफ़ी वीक कंपनी है। और फिर बात करें वैल्यूएशंस की, आरओई 15%, आरओसी 12%, ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैल्यूएशंस अगर देखें तो P19 मतलब 19 का निकल कर आता है। प्राइस टू बुक 2.98 का निकल कर आता है। और अदर जो इसकी कंपटीटर उसका PE है 43 का। तो PE वाइज देखें तो वैल्यूएशन सही नजर आ रही है, बस ये एक अच्छा बात लगी। तो फाइनेंशियली फंडामेंटली कमजोर है, वैल्यूएशंस आप कह सकते हैं हल्की सी ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 24 से 26 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 94 रुपीज़ से लेकर 99 रुपीज़ के बीच में, मतलब 94 रुपये से लेकर 99 रुपये के बीच में। 151 मतलब 151 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 231 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। और रिटेल पोर्शन है 75% का, मतलब
सारा का सारा माल तो रिटेलर्स मतलब हैंडल करेंगे, वो उनके ही पास ही रहेगा होल्डिंग। तो ये तो क्या बात हुई, एंकर लिस्ट की आई नहीं है, क्यूआई भी इसको सिर्फ 1% दे रहे हैं और 24% एनआईआई इसके पास रहेगा। एनआईआई के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब हम जैसे रिटेलर्स ही जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो बड़ा लॉट लगाते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो ज़्यादातर जो अमाउंट रहेगा वो रिटेलर्स के पास ही रहेगा। तो ये तो बड़ा नेगेटिव है, कंपनी में कोई स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, रिटेलर्स के भरोसे कभी कंपनी चलती है। तो मुझे लग रहा है कि इस कारण इसकी डिमांड नहीं आ रही है। मार्केट कैप 858 करोड़ रुपए का है, हालांकि अगर देखा जाए ये होलसेल वगैरह का काम करती है तो मार्केट कैप उस हिसाब से ठीक है, मतलब बड़ा काम है इसका। लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर को। अब ये होगी पूरी आईपीओ की डिटेल। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए सारी चीज मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर नॉलेज जैस पैरामीटर सिर्फ रिस्क के लिए देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अप्लाई करना नहीं करना, अभी की कंडीशन क्या है वही देख रहे हैं। तो जीएमपी भी देखा जाए, जीएमपी वैसे अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी जीएमपी भी अगर देखें, मैंने ऑफलाइन ब्रोकर से देखा है तो जीएमपी अभी 2 से 3% के आसपास, तो जीएमपी में मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस इसकी पी वाइज अट्रैक्टिव है, ठीक है, बट काफ़ी फैक्टर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं वैल्यूएशंस में आधा पॉइंट ही देना चाहूँगा। लिस्ट आई नहीं है, कोई बड़े इन्वेस्टर्स होंगे नहीं, क्यूआईबी का पोर्शन सिर्फ 1% का है, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी कल पता चल पाएगा। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नजर आ रहा है कि आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, पी वाइज इसकी वैल्यूएशन सही लगी। नेगेटिव्स बाकी ज़्यादा नेगेटिव से हैं। सेक्टर देखिए इतना कोई अट्रैक्टिव है नहीं सेक्टर, ठीक है, कोई खास मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, मैन्युफैक्चरिंग कर भी रही है तो उससे रेवेन्यू मतलब 1% से भी कम है। ट्रेडिंग का बिजनेस, ट्रेडिंग मतलब दूसरों का माल लेके सेल करना, ये बिजनेस खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप आईपीओ वाइज कंपेयर करेंगे, अगर आप शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ खास बातें तो होनी चाहिए। भाई ट्रेडिंग भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनेंशियली आपकी कंपनी वीक है, ये भी बड़ा नेगेटिव है। डेट इसके ऊपर हाई है, आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है। रिटेल पोर्शन 75% का है, मतलब रिटेलर्स के पास इससे लगभग सारा माल रहेगा। क्यूआईबीज नहीं है, एंकर नहीं होंगे, तो मतलब रिस्क बना हुआ रहेगा इसके अंदर। तो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा रिस्क नजर आ रहा है इसके अंदर। तो पर्सनली अगर देखा जाए मैं भी लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इन दोनों के हिसाब से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लिस्टिंग गेन्स कुछ मिल जाए, ऐसा कोई कंडीशन बन जाए, जीएमपी वगैरह बढ़ जाए तो अलग चीज़ है। बाकी अभी के हिसाब से लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी मैंने चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।